को आप सुन रहे थे। सबसे पहले उसका जवाब दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर एक बड़े फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं तेल के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट जो है वो देखा जा सकता है आने वाले समय में। इस पर भी बताइएगा। देखिए, एक तो मैं सनोज साहब को बड़ी इज्जत के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि कभी किसी के स्टेटमेंट को ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। देश काल पात्र के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। एक जमाने में हम पोस्ट कार्ड पे लिखते थे, आज हम ईमेल करते हैं, लेकिन दोनों चीजें सही हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें अच्छी औरतें, बढ़िया बहता हुआ पानी, हरियाली अच्छी लगती है। कुछ लोग हैं जो अपने गले में सांपों को डाल के बैठे रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी देश काल पात्र के हिसाब से चीजें अलग रहती हैं। किसी का स्टेटमेंट गलत नहीं होता। अपनी बात कहिए, दूसरे को काटने का कोई मीनिंग नहीं होता। खैर, अब मैं ये बात करता हूँ कि ये अमेरिका का दोहरा रवैया क्यों। देखिए मैम, अगर सिद्धांतों के हिसाब से दुनिया चल रही होती, अगर सिद्धांतों के हिसाब से दुनिया चल रही होती, अगर यूनाइटेड नेशन चार्टर के हिसाब से काम हो रहा होता, तो ये इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था कि दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन उनकी वजह से ज्यादा वार, वीटो पावर की वजह से ज्यादा वार और युद्ध। अब अमेरिका के बारे में दो पॉइंट बताता हूँ। पहले, क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल का साथ छोड़ सकता है? बाई एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन जब आप इसे देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि अमेरिका ने 1948 में इजराइल को इसीलिए स्थापित किया ताकि उस एरिया में तेल को पैदा करने वाले देशों के बीच में अमेरिका का प्रभाव बना रहे। ऐसे ही क्या साउथ एशिया में अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ सकता है? पाकिस्तान ने बेशक मजम्मत कर दी डोनाल्ड ट्रंप की, इससे पहले भी पाकिस्तान ने अमेरिका को कई बार धोखा दिया, रशिया वाले इशू में भी और अमेरिका वाले इशू में भी, तालिबान वाले इशू में भी। लेकिन फिर भी क्या अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ सकता है? क्योंकि साउथ एशिया में ठीक है, दूसरे किसी देश में उसका मिलिट्री बेस नहीं है। ठीक है, उसको मिलिट्री बेस चाहिए अगर उसे अफगानिस्तान या ईरान में कोई कार्रवाई करनी है तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। त्यागी सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगी, आऊंगे आपके पास। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करना चाहूंगी। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ईरानी अफसरों ने ऑयल शिप रोका है। यूरोप जाने वाले ऑयल शिप को रोक दिया गया है। यूरोप के ऑयल शिप को इजाजत नहीं है, हॉर्मुज स्ट्रेट से जाने की इजाजत नहीं दी गई है। ये फैसला लिया जाना बाकी था, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी और अब आखिरकार ये फैसला लिया गया। यूरोप में ऑयल शिप को इजाजत नहीं दी जा रही है और इसी के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट से जाने की इजाजत अब नहीं दी जा रही है, जिसके बाद यहां पर किल्लत तेल की आएगी तो बड़ा नुकसान होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर ईरानी अफसरों ने ऑयल शिप को रोक दिया है। संजीत सर, आप पहले ही बता रहे थे कि अगर ऐसा किया जाता है तो बड़ा नुकसान होगा और उसके बाद आप बता भी रहे थे किन किन पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। आऊंगे इस पर और जवाब लूंगे, लेकिन फिलहाल और बड़ी जानकारी सामने, उसका रुख कर लेती हूँ। हॉर्मुज जल संधि पर चिंता आखिरकार क्यों बनी हुई है? यहीं से दुनिया में पेट्रोलियम का 20% 2024 में हर रोज 2 करोड़ बैरल पेट्रोलियम दुनिया में जाता रहा और एलएनजी का 20% इसी रास्ते से 2024 में रोज 1 करोड़ क्यूबिक फीट एलएनजी पहुंचा और कई ईरानी नेताओं ने इसे बंद करने की धमकी दी। 1980 से लेकर 1988 में कई जहाजों पर निशाना भी दागा गया। जहाजों पर निशाने को टैंकर वॉर कहा गया था। 2019 में 4 जहाजों पर हमले हुए थे और हॉर्मुज बंद हुआ तो खाड़ी देशों पर इसका गहरा असर पड़ेगा। 2024 में कच्चे तेल का 84% एशियाई देशों को पहुंचा और 2024 में एलएनजी का 83% एशियाई देशों को गया। ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम है ये। भारत को खाड़ी देशों से कच्चा तेल और एलएनजी यहीं से मिलता है। भारत 85% कच्चा तेल आयात करता है। बेहद ज्यादा गहरा इंपैक्ट इसका पड़ेगा और संजीत सरोई सर, आप पहले भी बता रहे थे, लेकिन अब फैसला भी ले लिया गया है। रोक जो है वो जहाज पर लगा दी गई है। शुरुआत हो चली है इस गहरे संकट की। अब बिल्कुल पिंकी जी, सबसे पहले तो मैं त्यागी साहब से माफी चाहता हूं अगर उनको मेरी बात का बुरा लगा। मैंने ये नहीं कहा था कि वो गलत है, मैंने कहा था कि मैं उनकी बात से सहमत नहीं। आई एम अगेन सॉरी त्यागी जी। अच्छा, दूसरी चीज अभी जो आपने पूछा, मैं तो ये बोल रहा था कि जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ये एक ऑप्शन था ईरान के पास। मैं 2-3 ऑप्शन बोल रहा था। पहला ऑप्शन था कि जो आर्मी, जो मिलिट्री बेसिस है अमेरिका के, उस पर हमला किया जाए, लेकिन उससे जो है खतरा और बढ़ सकता है।
दूसरा जो सॉफ्टर ऑप्शन है वो ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है बंद कर दिया जाए। अभी जैसा आपने खबर दी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो है एक यूरोपियन जो है जहाज जो है जो तेल लेके जाता उसको रोका गया। तो ये भी किया जा सकता है, ईरान ये भी कर सकता है कि जो देश इसराइल को सपोर्ट करे, जैसे यूरोपियन यूनियन है वो पूरी की पूरी जो है सपोर्ट कर रही है, या G7 के देश में से कई उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके रोका जाए, और बाकी जो न्यूट्रल हैं या ईरान के फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके हम्म। जहाजों को निकाल दिया जाए। क्योंकि इससे आप देखेंगे अमेरिका पे तो कोई डायरेक्ट फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम्म। अमेरिका इतना इस इलाके से इतना तेल के ऊपर निर्भर नहीं है, उसके पास अपना तेल भी है। हम्म। लेकिन बाकी आप देखेंगे कि जैसे सऊदी अरेबिया है, इराक है, कतर है, कुवैत है, यहाँ से काफी तेल अब जो बाहर जाता है, और सबसे ज्यादा जो खरीद करता है वो इंडिया और चाइना करता है। तो हम्म। ये अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद की जाती है तो चाइना और इंडिया में जो है बहुत ज्यादा संकट आ जाएगा, एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा, हम्म। जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से जो ये भारत और चाइना है वो भी जो है फिर कुछ ना कुछ जो है स्टैंड लेने के लिए मजबूर हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों ईरान के पास जाएंगे कि आप हमारे तेल मत बंद करिए, जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं उनके बंद कर दीजिए। तो ये भी हमको देखना होगा। तो ये पिंकी क्या जी। संभव हो पाएगा? सर यहीं पर ये भी जवाब दीजिएगा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इम्पैक्ट पड़ेगा सबसे ज़्यादा भारत पर ही पड़ेगा, तो ऐसे में अगर समाधान